हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एलन स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एंड डिकेज विद द डिके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो तुम्हें ये डिके कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी वन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट इज मिनिमम। तो बेसिकली टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पर जो तुम्हारे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे ना, वो बेसिकली मिनिमम होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पर तुम्हारे डी एन बाय डी टी की जो वैल्यू होगी ना, वो जीरो होगी। सही है। एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टू द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज मिनिमम। तो इस टाइम पर बेसिकली तुम्हारा जो एक्टिविटी होगा ना, वो मिनिमम होगा। और मुझे पता है कि जो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, डी एन बाई डी टी होता है। तो ये तुम्हारा मिनिमम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पर तुम्हारे डी स्क्वायर एन अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर डी ए बाई डी टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। सही है, कैसे भी बोल लो तुम। अब तुम देखो, अगर मैं यहाँ पर डी एन बाई डी टी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं? तो तुम देखो, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है, जो तुम्हारा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो प्रोड्यूस हो रहा है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो मैं मान लेता हूँ कि जो अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, वो बेसिकली के है, तो के टी क्यूब। तो इस रेट से तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये डिके भी हो रहा है। और किस रेट से डिके होगा? बेसिकली लैम्डा एन। अब तुम देखो, तुम्हें निकालना क्या था? बेसिकली तुम्हें निकालना है कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे ना, टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पर, अपॉन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टू। ये रेशियो तुम्हें निकालना है। तो अब तुम देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, टाइम टी इज टू टी वन वाले की, तो इस पर अपना डी एन बाई डी टी क्या है? जीरो है। मतलब के टी क्यूब माइनस लैम्डा एन अपना जीरो है। तो यहाँ से अपने एन की वैल्यू क्या आ रही है? के टी क्यूब अपॉन लैम्डा। और टाइम कितना होगा? बेसिकली टी वन के बराबर होगा, तो के टी वन का होल क्यूब बाय लैम्डा। तो ये एन क्या डिनोट कर रहा है? बेसिकली नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट टाइम टी इज इक्वल टू टी वन। तो ये अपना बेसिकली ये है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें। अब तुम देखो, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टू, मुझे पता है कि जो अपना डी ए बाई डी टी है वो जीरो होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डी स्क्वायर एन अपॉन डी टी स्क्वायर अपना जीरो होगा। अब डी एन बाई डी टी की वैल्यू क्या है अपने पास? डी एन बाई डी टी की वैल्यू अपने पास है के टी क्यूब माइनस लैम्डा एन। तो डी स्क्वायर एन अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये होगी अपने पास थ्री के टी स्क्वायर माइनस लैम्डा डी एन बाई डी टी। सही है। मतलब थ्री के टी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और डी एन बाई डी टी की वैल्यू मेरे को पता है। डी एन बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी? ये थी। पुट कर दो उसको, के टी क्यूब माइनस लैम्डा एन। तो ये अपना क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या लिखूंगा मैं? कि थ्री के टी स्क्वायर अपना किसके बराबर होगा? लैम्डा के टी क्यूब माइनस, सॉरी सॉरी, प्लस, या माइनस, माइनस आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर एन। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, अपन के पास जो एन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? ये आ रही है अपने पास लैम्डा के टी क्यूब माइनस थ्री के टी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये जो एन की वैल्यू जो आ रही है, ये अपनी आ रही है बेसिकली टाइम टी इज इक्वल टू टी टू पर। तो टी की जगह बस टी टू पुट कर दो, तो लैम्डा के टी टू का होल क्यूब माइनस थ्री के टी टू का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अपना ये जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टू। तो यार मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए सॉल्व।
सही है। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, क्योंकि अपन ने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली है और ये वाली वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, सॉल्व करके देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर हैज अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो एक अपने पास बेसिकली मिक्सचर है और इसमें आइस भी है और वाटर भी है। ऑफ कोर्स सी बात है कि टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब क्या बोल रही है, द मिक्सचर हैज सप्लाइड हीट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 420 वाट बाय स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक हीटर एट टाइम t इज 0। तो इसको मैं बेसिकली कांस्टेंट रेट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली पावर में बोल सकता हूँ कितना है, 420 वाट है। सही है, मतलब प्रति सेकंड जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस मिक्सचर को, वो 420 जूल है। अब ये बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वॉज रिकॉर्डेड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 150 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 273 सेकेंड एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 378 सेकेंड। और रीडिंग तुम्हारे पास क्या थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मास ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो मैं मान लेता हूँ कि अपन के पास जो वाटर का मास है वो m1 है और आइस का मास कितना है, m2 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सही है, और ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो इतना है और जो तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है ना वो बेसिकली इतना है। तो अब तुम देखो, जो अपन को पहला टाइम दे रखा है वो बेसिकली 150 सेकंड का दे रखा है और 150 सेकंड पर जो तुम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हो। सही है, तो मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अभी तक तुम्हारा फेस चेंज नहीं हुआ है। मतलब तुम देखो यार, यहाँ पर अपन को इस मिक्सचर को पूरा का पूरा वाटर में बदलने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स सी बात है M2L। सही है, अब जो मैंने हीट सप्लाई करी है ना वो कितनी करी होगी इतने समय में, ऑफ कोर्स सी बात है कि जो मैंने हीट सप्लाई करी होगी वो करी होगी 150 इंटू 420। तो ये जो हीट सप्लाई जो होगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो मेरे है ना M2L से छोटी रही होगी, जब भी तुम्हारे जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इससे तो मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाऊंगा, मतलब मैं इससे ये भी नहीं बता सकता कि अपन का बेसिकली पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो टाइम t इज इक्वल टू 150 सेकेंड का तो कोई तुक नहीं है। अब अपन बात करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 273 सेकेंड की, और जो अपन के मिक्सचर का जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करा जा रहा है वो कितना करा जा रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड करा जा रहा है। तो मतलब सारा का सारा अब पानी के फॉर्म में होगा, मतलब वाटर के फॉर्म में होगा। सही है, अब तुम देखो ये तुम्हारे पास एक मिक्सचर है जिसमें आइस भी है वाटर भी है। वाटर का मास तुम्हारे पास m1 है, आइस का मास तुम्हारे पास m2 है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब ये तुम्हारा जा रहा है पूरा का पूरा वाटर में, और ऑफ कोर्स सी बात है कि वाटर का मास क्या होगा तुम्हारा m1 प्लस m2 होगा। तो तुमने कितनी हीट सप्लाई करी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है कि तुमने जो हीट सप्लाई करी होगी वो करी होगी M2L प्लस M1 प्लस M2 इंटू S इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी अपना बेसिकली 10 के बराबर होगा। और ये जो हीट सप्लाई है वो किसके बराबर होगी, तो ये जो हीट सप्लाई है जो अपने बराबर होगी 420 इंटू 273। सही है, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बन गई है M1 और M2 में, लेकिन मेरे को तो निकालना क्या है, मेरे को तो निकालना है कि M1 कितना है। तो यार एक और टाइम अपन को दे रखा है कि टाइम 378 सेकंड पर जो अपन टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना मिक्सचर का उतना कर रहे हैं। तो वही दोबारा कि अपने पास ये एक मिक्सचर है जिसमें आइस भी है और वाटर भी है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का मास M1, आइस का मास M2। सही है, ये अपना पूरा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो तुमने कितनी हीट सप्लाई करी होगी? अब कौन सी बात है कि तुमने जो हीट सप्लाई करी होगी वो होगी अपने पास M2L प्लस M1 प्लस M2 टू एस डेल्टा टी अपना 20 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा अपने पास है? तो टाइम क्या गिवन है? 378, तो 420 इंटू 378। तो एक तो अपने पास ये इक्वेशन रही, एक अपने पास ये इक्वेशन रही, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बेसिकली M1 और M2 तो वेरिएबल है ना, और S और L तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है ही, तो यहाँ से तुम्हें बस M1 की वैल्यू निकालनी है और तुम्हारा आंसर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। देख लेना रे एक बार सॉल्व करके, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ड्यूट्रॉन विद द मास कैपिटल M moving with the speed v collides elastically with the alpha particle of the mass 2m, और ये alpha particle basically रेस्ट पर था। The neutron is scattered through 90 degree from the initial direction of the motion with the speed vd, ठीक है, while the alpha particle is scattered with the speed v alpha at an angle theta from the initial direction of the motion of the neutron. Then find the ratio of the de Broglie wavelength of the neutron and the alpha particle. तो यहाँ पर तुम देखो बेसिकली ये अपना न्यूट्रॉन है जिसका मास क्या है? m है, और इसके पास जो स्पीड है ना वो v है। ये अपना जो है ना वो अल्फा पार्टिकल से टकराता है। इस अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 2m है, और ये इनिशियली बेसिकली रेस्ट पर था। टकराने के बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है ना तो वो तो बेसिकली स्कैटर्ड हो जाता है थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो न्यूट्रॉन अपना बेसिकली लेट सपोज इधर जा रहा है, ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रहा है? वीडी की स्पीड से जा रहा है। और जो तुम्हारा ये अल्फा पार्टिकल है वो अपना जाएगा इधर, सही है, और अल्फा पार्टिकल का मास तो 2m, और ये न्यूट्रॉन का जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था ना तो उससे बेसिकली कितना डेविएट हुआ है? एंगल थीटा डेविएट हुआ है। तो ये अपने पास पार्टिकल ए बोल देता हूँ, ये अपने पास पार्टिकल बी बोल देता हूँ मैं, सही है। तो ए प्लस बी का जो मोमेंटम होगा वो तो कंजर्व होगा ना हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने पास एम वी है वो किसके बराबर होगा? वो अपना बराबर होगा, तो अब तुम देखो ये अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है ना वो बेसिकली कितनी है? वी अल्फा है। तो क्या लिखूंगा मैं? 2m वी अल्फा कॉस थीटा, सही है। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कर दिया, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं कंजर्व करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 0 + 0 इज इक्वल्स टू एम वी डी माइनस 2m वी अल्फा साइन थीटा, सही है। तो यहाँ से तुम देखो m से m गया, तो यहाँ पर अपने पास क्या रिलेशन आ रहा है कि v इज इक्वल्स टू 2v अल्फा कॉस थीटा, और यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ रहा है कि vd इज इक्वल्स टू 2v अल्फा साइन थीटा, सी, ये रिलेशन तो मेरे को मिल गया। अब तुम देखो इधर, मुझे पता है कि कोलिजन अपना कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। अगर कोलिजन अपना इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन सेम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है इलास्टिक कोलिजन में। मैं ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन हाफ एम वी स्क्वायर, और आफ्टर द कोलिजन हाफ एम वी डी का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m वी अल्फा का होल स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन मिल गया? तो हाफ 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 कट गया, एम 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 कट गया, ये आ रहा है अपने पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
वी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 वी एल्फा का होल स्क्वायर। सही है। अब तुम देखो इधर बेसिकली जो अपने पास v का वैल्यू है वो कितना अपने पास 2v cos थीटा। तो 2v cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी का वैल्यू कितना है 2v sin थीटा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2v का होल स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास 4v का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4v का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2v का होल स्क्वायर। तुम देख सकते हो v का स्क्वायर और v का स्क्वायर कट गया है। ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, या फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो मतलब 2 थीटा अपने पास कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा अपने पास 30 डिग्री होगा। सही है। तो थीटा अपने पास कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। तो अगर थीटा अपने पास 30 डिग्री आ गया तो तुम देखो इधर जो अपने पास वी एल्फा जो आएगा वो क्या आएगा v अपॉन 2 कॉस थीटा, मतलब v अपॉन 2 इंटू कॉस 30 कितना आ जाएगा अपने पास ये v/√3, और अपने पास वी डी क्या आ जाएगा 2v एल्फा कितना है v/√3। सही है। इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये भी अपने पास आ रहा है v/√3। तो दोनों का स्पीड बेसिकली बराबर आ रहा है v/√3। अब अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो निकालना है ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना उसका रेशियो क्या होगा। तो लैम्डा न्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या होगा बेसिकली ये h अपॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो कि है m, और स्पीड कितनी है v/√3 अपॉन ये क्या आ जाएगा h अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2m है और स्पीड कितनी है v/√3। तो मेरे हिसाब से ये जो आ रहा है ना ये 2 आना चाहिए। सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अपने पास वो कितना होगा अपने पास 2:1 होगा। तो ऑप्शन डी अपना आंसर है। चलिए यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन एट 200 केल्विन। द स्फीयर इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन by heating electrically. A total of 150 watt of electric power needed to maintain the sphere at constant temperature. तो बेसिकली अपने पास क्या एक स्फेयर है, ठीक है। तो ये अपने पास एक स्फेयर है और ये जो स्फेयर है ना एक बेसिकली चैम्बर में है, और उस चैम्बर के अंदर अपन ने बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है। कितना मेंटेन कर रखा है 200 केल्विन, और इस स्फेयर का जो टेम्परेचर है ना वो कितना अपने पास 400 केल्विन है। और इसको मैं बेसिकली एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब प्रति सेकंड जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितनी कर रहा हूँ 150 जूल की। तो पावर कितना हो जाएगा 150 वाट हो जाएगा। तो अब इसका जो टेम्परेचर है ना वो बेसिकली कांस्टेंट है, तो मतलब इसके पास जितनी हीट आ रही होगी उतनी हीट क्या बेसिकली क्या करेगा ये लूज करेगा पर सेकंड, और कितनी हीट आ रही है बेसिकली पर सेकंड, तो मेरे हिसाब से ये 150 आ रही है। और ये जो लूज कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में नेट हीट वो कितनी कर रहा है ये, तो वो करेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि जो इसकी एमिसिविटी है ना वो कितनी है अपने पास ई के बराबर है, सरफेस एरिया बेसिकली ए के बराबर है। तो सिग्मा ई ए 400 की होल पावर 4 माइनस 200 की होल पावर 4। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। When half of the copper sphere is completely blackened, then 300 watt electrical power is needed to maintain the same temperature of the sphere। तब उनको बताना है कि कॉपर की जो एमिसिविटी है ना वो कितनी है।
अब क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है कि अपन ने इस स्फेयर को बेसिकली हाफ ब्लैक पेंट कर दिया है। मतलब ये अपने पास स्फेयर है और जो आधा पोर्शन है ना, ये जो अपने पास आधा पोर्शन है, इसको अपन ने बेसिकली ब्लैक पेंट कर दिया है। तब तुम देखो इसकी एमिसिविटी तो ई रहेगी, लेकिन इस आधे पोर्शन की जो एमिसिविटी है ना वो बेसिकली वन हो जाएगी। इसका एरिया कितना होगा, A/2। इसका एरिया कितना होगा, A/2। इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है अपने पास, 400 केल्विन है। और सराउंडिंग टेम्परेचर अपने पास कितना है, 200 केल्विन है। ठीक है। अब लेकिन जो मेरे को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पर सेकेंड, वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, बेसिकली 300 जूल की। पावर कितना है अपने पास, 300 वाट का है। तो क्या लिखूंगा मैं इधर लिखूंगा बेसिकली जो अपने पास जितनी हीट आ रही होगी ना पर सेकंड, वो कितनी आ रही है, 300 आ रही है। तो ये किसके बराबर होगा, जो तुम्हारी नेट हीट जो रेडिएट होगी ना पर सेकंड, उसके बराबर होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो कितना होगा अपने पास, तो तुम देखो इसके कारण कितना रेडिएट होगा इस आधे पोर्शन के कारण। तो ये अपने पास आएगा बेसिकली सिग्मा E/A/2 400 की होल पावर 4 माइनस 200 की होल पावर 4। और ये वाले आधे पोर्शन के कारण क्या आएगा, इसके कारण आएगा सिग्मा A/2, क्योंकि ई तो अपना 1 के बराबर होगा, इंटू 400 की होल पावर 4 माइनस 200 की होल पावर 4। सही है। तो एक तो अपने पास ये इक्वेशन हो गई, एक अपने पास ये इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, ठीक है। ई का वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, देख लेना एक बार सॉल्व करके यार, अब तो आसान से ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर बी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट expressed in the terms of the distance of the closest approach r0 for the head-on collision at the same kinetic energy। तो यार यहाँ पर तुम देखो, जो अपन के पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा फॉर द हेड ऑन कोलिजन, वो कितना होगा। तो ये अपन के पास न्यूक्लियस है, ठीक है। लेट सपोज ये न्यूक्लियस जिस एटम का है ना, उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। तो इस न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होगा, जेड का होगा। ये अपने पास अल्फा पार्टिकल है तो इसके पास चार्ज कितना होगा, 2e का होगा। और ये बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो जब ये अपना बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा, तो तुम्हारा इस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम होगी। वही क्या है, तुम्हारी r0 है। तो अपन की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना वो के ही है। जब ये दूरी मिनिमम हो जाएगी तब कौन सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी और न्यूक्लियस तो अपना फिक्स आई। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके r0 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूँ वो तो जीरो होगा, क्योंकि तुम्हारा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में दूरी कितनी है, इनफाइनाइट है। जब अपना ये अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इंटू जेड ई इंटू 2e अपॉन r0। तो r0 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 2k/z² अपॉन r0, सॉरी अपॉन के ई। तो ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। बाकी तुम देखो, जैसे अगर अपने पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, चार्ज इसके पास जेड है, लेकिन अब जो अपन बेसिकली अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना वो कुछ ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कुछ, कि मतलब यहाँ से बी डिस्टेंस ऊपर। तो ये अपने पास क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। सही है। और अपन ने पार्टिकल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी के ही है, मतलब बहुत दूर से कर रहे हैं लेकिन ऐसे कर रहे हैं। तो अब तुम्हारी जो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, देखो। सही। तो अपना जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था ना वो बेसिकली ये है, और फाइनली जो अपने पास डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ना अल्फा पार्टिकल, ये होगा। तो ये वाला जो एंगल अपने पास है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल अपने पास है,
इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो इस थीटा को अपन बेसिकली डेविएशन एंगल बोल लो, या फिर तुम बोल लो स्कैटरिंग एंगल, कुछ भी बोल लो जो बोलना है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो अपन डेविएशन एंगल ही बोलते हैं इसको। तो ये मैंने निकलवा रखा है, तो मैं ये रेफर करनी पड़ेगी। बेसिकली एक वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में, तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने डेविएशन एंगल निकलवा रखा है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर बस एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि वो एक्सप्रेशन क्या आएगा अपने पास। तो एक्सप्रेशन अपने पास जो कुछ आएगा ना, वो कुछ ऐसा आएगा, देखो कि जो अपना कॉट थीटा बाई 2 होगा ना, वो बेसिकली बराबर होगा 2 ke इंटू बी अपॉन कोलम्बिन कांस्टेंट वाला के ही है, सही है, इंटू जेड ई इंटू 2e। तो अपना जो कॉट थीटा है, वो सॉरी कॉट थीटा बाई 2 है, वो इसके बराबर होगा, सही है। अब तुम देखो इधर अपन के पास बेसिकली ये अपन को पता है कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन के ई की वैल्यू कितनी है। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन के ई की वैल्यू अपने पास बेसिकली आर नॉट बाई 2 है, तो इसको अपन पुट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा बाई 2 अपने पास कितना होगा, 2b अपॉन 2, मतलब ये वाला 2 ये वाला 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया है, और ये क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन के ई। तो ये अपने पास क्या है, आर नॉट है। तो यहाँ पर अपने पास जो b होगा वो क्या होगा, आर नॉट कॉट थीटा बाई 2। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, एक बार देख लेता हूँ मैंने कुछ गलती करी है कि नहीं करी है। सॉरी, ये अपने आर नॉट नहीं होगी, आर नॉट बाई 2 होगा। हाँ, ये आर नॉट बाई 2 था ना, देखो इधर के जेड ई स्क्वायर अपॉन के अपना क्या था, आर नॉट बाई 2 था, तो ये आर नॉट बाई 2 होगा। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा आर नॉट बाई 2। तो ये अपने पास रिलेशन आ चुका है। तो अब तुम देखो यार, तुम्हारा जो ये थीटा जो अपन को गिवन है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, बस पुट कर दो, रिलेशन आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 कॉट 60/2। तो b इज इक्वल टू आर अपने पास आर नॉट बाई 2 कॉट 30, कॉट 30 कितना होगा अपने पास, √3 होगा। तो b इज इक्वल टू आर अपने पास √3 आर नॉट बाई 2। तो अपने के पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो अपना जो आंसर है वो होना चाहिए बेसिकली ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिके प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स वाई एंड जेड, ठीक है भाई। तो एक्स तुम्हारा 3y में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल रहे होंगे, और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। सिमिलरली तुम्हारा y 2z में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ अल्फा या बीटा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इनिशियली तुम्हारा केवल x प्रेजेंट है। तो इनिशियली ये अपन को बोल रखा है कि x के जो अपने पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है ना, वो बेसिकली अपने पास है एन नॉट, और y और z के अपने पास है 0। इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y बिकम मैक्सिमम एट टाइम, तो इस टाइम पर तुम्हारे y के जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है ना वो मैक्सिमम होते हैं, किस टाइम पर, ln 10/λ सेकेंड पर। फाइंड नंबर ऑफ y एट दिस इंस्टेंट, तो मतलब अपन को y की मैक्सिमम वैल्यू बताने की कितनी होगी, और तुम्हें x का जो डिके कांस्टेंट है ना वो 2λ गिवन है, और y का जो डिके कांस्टेंट है वो λ गिवन है। तो यहाँ पर तुम देखो, तो एट एनी टाइम t मैं मान लेता हूं
कि अपन के एक्स के नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है ना वो बेसिकली NX है, और वाई के जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है ना वो अपने NY हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक्स के माने हैं और ये मैंने वाई के माने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं dNX बाई dt लिखूं, मतलब किस रेट से तुम्हारा जो x है ना वो डिके हो रहा है, तो ये कितना आएगा अपने पास, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए माइनस का डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट कितना गिवन है अपने को, 2 लैम्डा गिवन है इनटू NX। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो अपने पास NX की जो वैल्यू है ना वो क्या आनी चाहिए फिर, N0 e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये होगा, और ये तुम्हें पता भी है कि ऐसे कुछ आता है। अगर मैं dny बाई dt लिखूं, मतलब y के डिके होने की रेट, तो क्या लिखूंगा मैं, तो ये बेसिकली अपने पास आएगा 3 इंटू 2 लैम्डा इंटू NX। जिस रेट से तुम्हारा ये y है ना वो इस वाली रिएक्शन में बन रहा होगा, तो इस रेट से बन रहा होगा, ये तुम्हें पता है भाई। अगर तुम्हारे x का अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होता है तो y के बेसिकली 3 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनते हैं। तो पर सेकंड अगर तुम्हारे x के नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इतने डिके हो रहे हैं तो y के तुम्हारे इतने बनेंगे, 3 गुना। सही है, लेकिन y भी अनस्टेबल है, y तुम्हारे बेसिकली z में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का, अब जो y का जो डिके कांस्टेंट है ना z में कन्वर्ट होने का, वो बेसिकली कितना है, लैम्डा है। ठीक है, और ये मैं ny से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस रेट से बेसिकली y अपना क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। अब तुम देखो इधर, अब मेरे को क्या निकालना है, ny की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जब तुम्हारा ny मैक्सिमम होगा, जब तुम्हारा dny बाई dt क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक्टिविटी ऑफ y कितनी होगी, 0 होगी। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 इंटू 2 लैम्डा इंटू NX अपना लैम्डा ny के बराबर होगा। यहाँ से लैम्डा और लैम्डा कट गया है, तो 6NX अपने पास क्या आ रहा है, ny आ रहा है। सही है, अब तुम देखो इधर, अपने को तो क्या निकालना है, ny की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये जिस टाइम पर हो रहा है ना, वो टाइम तुम्हें क्वेश्चन में क्या होना है कि इस टाइम पर तुम्हारा जो ny है ना वो मैक्सिमम है। तो इस टाइम पर मैं ये निकाल लेता हूँ कि NX की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक बार मेरे को NX की वैल्यू पता चल गई कि इस टाइम पर अपने पास NX की वैल्यू कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे को y भी पता चल जाएगा कि अपन के पास y के कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। और मुझे पता है कि जो अपने पास NX है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, N0 e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। तो N0 e की पावर माइनस 2 लैम्डा इंटू टाइम क्या दे रखा है, लॉन 10 बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, ये अपने पास क्या आ रहा है, N0 e की पावर माइनस लॉन 100, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये अपने पास आएगा N0 बाई 100। तो ये अपने पास NX है किस टाइम पर, लॉन 2 बाय, सॉरी लॉन 2 नहीं, लॉन 10 बाय लैम्डा टाइम पर। तो उस टाइम पर NX अपने पास इतना है, तो NY कितना हो जाएगा, और वो NY की बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कितनी होगी अपने पास, 6N0 बाई 100, तो 0.06N0। तो मेरे हिसाब से जो अपने पास आंसर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन an adiabatic cylindrical chamber with a frictionless movable piston has been placed on a smooth horizontal surface. 1 mole of a ideal monoatomic gas is enclosed inside the chamber.
Take the mass of the piston to be m and the remaining mass of the chamber as 4m. The gas is at the atmospheric pressure. Consider a particle of the mass m moving horizontally with the speed v strikes the piston elastically. The change in the temperature of the gas when the compression of the gas is maximum. तो मतलब जब तुम्हारे गैस का जो वॉल्यूम है ना वो मिनिमम होगा, तो तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा। सही है। और वो बेसिकली अपन को गिवन है, क्या गिवन है अपने को, वो mv² अपॉन 15r इंटू n। तो अपन को बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर तुम देखो, सिचुएशन को समझो पहले। ये बेसिकली अपने पास पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो मास है ना वो कितना है, m है। इस पार्टिकल के पास जो स्पीड है ना वो कितनी है, v है। ये आता है और इस पिस्टन से टकराता है। ये अपने पास क्या है, पिस्टन है, और इस पिस्टन का मास कितना है, m है। और कोलिजन कैसा है अपने पास, इलास्टिक कोलिजन है। अब तुम देखो, मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जो अपना मोमेंटम होगा ना, बेसिकली किसका, पार्टिकल प्लस पिस्टन, वो अपना कंजर्व होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोलने की, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन तुम देखो तुम्हारे इस पिस्टन पर गैस के कारण फोर्स लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो फोर्स होगा ना वो कैसा होगा, फोर्स ये नॉन इम्पल्सिव होगा। अगर ये फोर्स हमारा नॉन इम्पल्सिव है ना तो ये एकदम से तुम्हारा मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल एंड द पिस्टन, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल प्लस पिस्टन इज कंजर्व। तो मुझे पता है कि कोलिजन अपना इलास्टिक है और सेम मासेस के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो पार्टिकल तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, और इस पिस्टन के पास जो वेलोसिटी है ना वो भी आ जाएगी। ठीक है, पिस्टन का मास m है और ये चैम्बर का मास 4m है। अब तुम देखो, जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारे पिस्टन पर गैस के कारण फोर्स तो लग ही रहा है, और गैस के कारण तुम्हारे चैम्बर पर भी फोर्स लगेगा। तो जब तुम्हारी मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट आएगी तो तुम्हारे पिस्टन के पास जो वेलोसिटी होगी, लेट्स सपोज v डैश है, तो चैम्बर के पास भी वेलोसिटी v डैश हो जाएगी। ये तुमने कर रखे होंगे इससे सवाल, कि जैसे सपोज ये अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। ये अपने पास दूसरा ब्लॉक है जिसके मास कितना है, 4m है, और ये अपनी जो स्प्रिंग है ना वो रिलैक्स स्टेट में है, या कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। और इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो जब अपनी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में होगी ना, तो तुम बोलते हो ना कि तुम्हारे दोनों ब्लॉक्स के पास जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, मतलब इसके पास वेलोसिटी v डैश, इसके पास भी कितनी होगी, v डैश होगी। और मुझे पता है कि ये v डैश अपना कितना आएगा, v/5 आएगा। और ये कैसे निकाला होगा, बेसिकली मोमेंटम कंजर्व करके। तो यहाँ पर तुम देखो, तुम्हारा पिस्टन प्लस चैम्बर एज अ सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व है। इसका जो मोमेंटम है ना वो तो अपना कंजर्व है, क्योंकि तुम देख सकते हो पिस्टन पर जो फोर्स है वो तुम्हारा इधर लग रहा है गैस के कारण, और चैम्बर पर जो फोर्स है वो तुम्हारा इधर लग रहा है गैस के कारण। और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बेसिकली इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक तरीके से एफ एक्सटर्नल अपना इस सिस्टम पर 0 है, तो मोमेंटम अपना क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में जैसे मैंने बोला कि दोनों के पास जो वेलोसिटी वो सेम होगी, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो एम वी इज इक्वल टू एम वी डैश प्लस 4m वी डैश। तो वी डैश कितना आ गया अपने पास, v/5 आ गया। ठीक है भाई। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे गैस ने कितना वर्क डन करा है पिस्टन पर, वर्क डन बाय गैस, एक सेकंड यार, वर्क डन बाय गैस
ऑन पिस्टन। तो तुम बोलोगे ये बेसिकली हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन, जो कि क्या हो जाएगा अपने पास हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्क डन बाय गैस ऑन चैम्बर, तो ये तुम बोलोगे बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चैम्बर। और ये जो मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ ना, ये मैं अपने इनिशियल स्टेट से, मतलब ये वाली स्टेट को मैं इनिशियल स्टेट बोल रहा हूँ, और ये वाली स्टेट कौन सी अपने पास मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेट है ये। सही। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ। तो क्या आएगा अपने पास ये हाफ इंटू एम इंटू सॉरी एम नहीं 4m, क्योंकि चैम्बर का मास तो कितना अपने पास 4m है, इंटू वी बाई 5 का होल स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास कितनी है, 0 है चैम्बर की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वर्क डन बाय गैस, मतलब गैस का जो टोटल वर्क डन है वो क्या होगा, तो जो तुम्हारे गैस ने पिस्टन पर जो वर्क डन करा है प्लस तुम्हारे गैस ने चैम्बर पर जो वर्क डन करा है, तो पिस्टन पर कितना करा है अपने पास हाफ एम वी बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। चैम्बर पर कितना करा है अपने पास हाफ इंटू 4m इंटू वी बाई 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या अपने पास टोटल वर्क डन बाय द गैस। अब मुझे पता है कि अगर मैं गैस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, जो कि क्या होता है अपने पास हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो हीट सप्लाइड तो जीरो होगी, क्योंकि अपना जो चैम्बर है और जो पिस्टन है वो एडियाबेटिक है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम। तो Q तो अपना जीरो होगा, तो डेल यू किसके बराबर होगा माइनस डब्ल्यू के। तो डेल यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल यू को लिख सकता हूँ बेसिकली मैं एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की लिखती है अपने पास हाफ एम वी बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4m इंटू वी बाई 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ अपने पास आ रहा है एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू। क्या अपन को बोल रखा है कि गैस कौन सी है ताकि अपन सी वी लिख सकें? हाँ बिल्कुल बोल रखा है मोनो एटॉमिक गैस है। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो सी वी कितना हो जाएगा बेसिकली मेरे हिसाब से 3r/2, तो n इंटू 3r/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द गैस। तो यहाँ से तुम निकाल लेना कि डेल्टा टी क्या आएगा, और एक बार डेल्टा टी पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स भी होने क्या यार, अच्छा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, वही तो सोचूं मैं यार एन तो निकालना था ना अपन को, तो ये अपने पास 1 है। ठीक है। तो ये डेल्टा कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो कैसा आ रहा होगा, ये mv² बाय 15r इंटू एन। तो ये एन की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ये कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो क्वेश्चन में कितने दे रखे अपने को 1 दे रखे हैं। तो सॉल्व करके देख लेना, बाकी जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने तुम्हें ढंग से समझा ही दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 rods AB, BC and BD of the same length L and the cross section area capital A are arranged as shown. The end D is immersed in a ice whose mass is capital M. ठीक है। Heat is supplied at the constant rate of 200 calorie per second from the end A. Find the amount of the melted ice in gram in the time 40/3 minute. तो मैं बेसिकली इन रॉड्स की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, और तीनों रॉड का लेंथ तो बेसिकली क्या है 1 मीटर है। अच्छा मतलब के का वैल्यू गिवन है तुम्हें बेसिकली, ठीक है ना।
ये वाले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये वाले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, ये वाली रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K/2 है। अब तुम देखो यहाँ पर जो अपने पास टेम्परेचर मेंटेन होगा वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, आइस है। तो यहाँ पर अपनी आइस बेसिकली वाटर में कन्वर्ट होगी, तो मिक्सचर का टेम्परेचर का हरदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर अपन ने हरदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रखा है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर अपने पास जो dQ/dt है वो कितना अपने पास 200 कैलोरी पर सेकंड है। मतलब इस रेट से क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये अपनी जो हीट फ्लो है ये बेसिकली एक तो इधर जा रही होगी, तो ये इसको मैं बोल देता हूँ क्या है अपने पास ये Q1 डॉट है, और एक अपनी इधर जा रही होगी, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, Q2 डॉट है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो अपने पास Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट है वो अपना 200 के बराबर होना चाहिए। भाई जितनी हीट आ रही है पर सेकंड उतनी ही तो जाएगी, सही है ना। स्टडी स्टेट में तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, जब भी तो तुम्हारा हर एक सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अब Q1 डैश को क्या लिखोगे तुम, तो मैं मान लेता हूँ कि इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है ना वो अपने पास कितना है, T है। तो Q1 डैश को बेसिकली मैं लिखूंगा K/2 इंटू ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा T-0 अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड जो कि हो जाएगी L। Q2 डैश क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा अपने पास T-100 इंटू 2K इंटू ए अपॉन लेंथ कितना है, L है। सही है, तो इन दोनों का जो समेशन है वो 200 होना चाहिए। K तुम्हें गिवन है, L तुम्हें गिवन है, A तुम्हें गिवन है। इसको सॉल्व करके देखना, मैंने कर रखा है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली टी का जो वैल्यू आएगा ना वो अपने पास आएगा, कितना आएगा यार टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू अपने पास जो आ रहा है ना वो अपने पास आएगा, चलो कुछ भी है यार, मेरे को याद नहीं मैंने क्या करा था यार, देख लेना टी का वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, तुम निकाल लेना ये टी का वैल्यू क्या आएगा। तो टी का वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। एक बार मेरे को टी का वैल्यू पता चल गया तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि Q1 डैश कितना है। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा अपने पास, K/2 इंटू ए इंटू T-0 अपॉन L। तो Q1 डैश अपना इतना होगा, मतलब ये वाली रॉड में जो अपना रेट ऑफ हीट फ्लो है ना वो बेसिकली इतना होगा। अब तुम देखो इतने समय में, कितने समय में, 40/3 मिनट, और ये सब चीजें किस में थी, सेकंड में थी। तो 40/3 मिनट का मतलब क्या होगा सेकंड में, 40/3 इंटू 60 हो गया अपने पास कितना, 20। 40 इंटू 20 कितना हो गया, 800 सेकंड। तो 800 सेकंड में बेसिकली कितनी हीट फ्लो हो जाएगी, मतलब एक तरीके से तुम्हारे इस आइस वाटर सिस्टम के पास कितना हीट आ जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा सिंपल Q1 डैश इंटू 800, और ये जितना भी हीट आ रहा है ना वो किस काम आएगा, आइस को मेल्ट करने के काम आएगा, जो कि m इंटू एल के बराबर होगा। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड किसके बराबर होगा, Q1 डैश इंटू 800 अपॉन एल। ठीक है, एल क्या बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यार इसको सॉल्व करके तुम देखना तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से।